अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम इंसान में होम्योस्टेसिस के बारे में इल्म का आगाज़ करेंगे। आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से ऑर्गन हैं इंसान के जिस्म में जो उसके अंदरूनी हालात को मुस्तकिल रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो आइए ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम आगाज़ करेंगे इंसान में होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ने का। हम जानेंगे कि इंसान में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो उसके जिस्म के अंदर होम्योस्टेसिस कर रहे हैं, यानी उसके जिस्म के अंदरूनी हालात को मुस्तकिल रख रहे हैं, अंदरूनी हालात में एतदाल और तवाज़ुन बरकरार रख रहे हैं, बाहर वाले माहौल में तब्दीलियाँ आने के बावजूद। तो जो इंसान के जिस्म में जो ऑर्गन्स होम्योस्टेसिस करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इंसान के जिस्म में मंदरजा ज़ैल ऑर्गन्स होम्योस्टेसिस के जिम्मेदार हैं। उनमें से सबसे पहला है फेफड़े। दूसरा है जिल्द। तीसरा है गुर्दे। तो ये तीनों ऑर्गन्स होम्योस्टेसिस में अपना किरदार अदा करते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। फेफड़े जिस्म में मौजूद ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर उसकी मिकदार में तवाज़न रखते हैं। तो फेफड़े ये क्या करते हैं, ये जिस्म से ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर उसकी मिकदार में तवाज़न कायम रखते हैं। यानी फेफड़े जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में तब्दीली नहीं आने देते, उसकी मिकदार को मुस्तकिल और बरकरार रखते हैं। जिल्द का ना सिर्फ हमारे दर्जा हरारत को बरकरार रखने में किरदार है, बल्कि जिल्द हमारे जिस्म से फालतू पानी और नमकियात निकालने में भी अपना किरदार अदा करती है। ये जिस्म का दर्जाए हरारत बरकरार रखने के साथ साथ जिस्म से फालतू पानी और नमकियात भी निकालती है। इसके अलावा गुर्दे भी हमारे जिस्म में होम्योस्टेसिस में किरदार अदा करते हैं। इनका भी हमारे जिस्म के अंदरूनी हालात को मुस्तकिल और बरकरार रखने में किरदार है। कैसे? ये गुर्दे खून को साफ करके उसमें से फालतू पानी, नमकियात, यूरिया
और यूरिक एसिड निकालकर पेशाब बनाते हैं। यानी गुर्दे हमारे खून में ना ही पानी की मिकदार को ज़्यादा होने देते हैं, ना ही नमकियात यूरिया और यूरिक एसिड की मिकदार को ज़्यादा होने देते हैं। अगर खून में इन केमिकल्स की मिकदारें ज़्यादा हो गई तो ये केमिकल्स हमारे जिस्म के अंदरूनी हालात को मुस्तकिल नहीं रहने देंगे और उन्हें तब्दील कर देंगे, जिससे हमारी ज़िंदगी को ख़तरा मुमकिन है। तो गुर्दे इन केमिकल्स को खून में से निकाल कर इनका पेशाब बनाते हैं। तो ये गुर्दे का बड़ा ही अहम किरदार है होम्योस्टेसिस में। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिल्द का किरदार। जिल्द हमारे जिस्म में कौन कौन से अहम अफ़आल सरअंजाम देती है, आइए हम ये जानते हैं। जिल्द का किरदार। सबसे पहले हम जिल्द की साख्त पढ़ लेते हैं। हमारी जो जिल्द है ये 2 तहों पर मुश्तमिल है। अगर हम इसकी साख्त बनाएं तो कुछ इस तरह से होगी। ये जो हमारी जिल्द है ये 2 तहों पर मुश्तमिल है। तो आप देख सकते हैं जिल्द की 2 तहें हैं। एक बैरूनी तह है गुलाबी रंग की और एक अंदरूनी तह है नीले रंग की। तो ये जो जिल्द की सबसे बैरूनी हिफाजती तह है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? जिल्द की बैरूनी हिफाजती तह है, जबकि ये जिल्द की अंदरूनी तह है इसको डर्मिस कहते हैं। जो एपिडर्मिस है ये बैरूनी तह है, बैरूनी हिफाजती तह है, जबकि डर्मिस ये जिल्द की अंदरूनी तह है। जो बैरूनी तह है यानी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में कोई भी खून की नाली नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन डर्मिस में ब्लड वेसल्स भी होती हैं, यानी खून की नालियां। हमारी जो जिल्द की अंदरूनी अंदर वाली तह है उसमें ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियां भी होती हैं। सेंसरी नर्व्स के किनारे भी होते हैं। सेंसरी नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ये हमारे जिस्म के वो वाले हिस्से होते हैं जो पैगामात को हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिमाग की तरफ लेकर जाते हैं। तो वो वाले हिस्से, वो वाले ऑर्गन्स जो पैगामात को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से, आंखों से, जिल्द से और बाकी हिस्सों से दिमाग की तरफ लेकर जाते हैं, उन हिस्सों को सेंसरी नर्व्स कहते हैं। सेंसरी नर्व्स। ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियां, सेंसरी नर्व्स, ब्लड वेसल्स, इसके अलावा बालों के अलावा तेल और पसीने के ग्लैंड्स,
तेल और पसीने के ग्लैंड्स, और इनके अलावा फैट, फैट कहते हैं चर्बी को, फैट यानी चर्बी के सेल्स डर्मिस में मौजूद होते हैं। तो हमने जाना कि एपिडर्मिस जो कि जिल्द की बैरूनी हिफाजती तह थी, उसमें ना ही फैट सेल्स होते हैं, यानी चर्बी होती है, ना ही ब्लड वेसल्स होती है, और ना ही सेंसरी नर्व्स होते हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें आपको डर्मिस में मिलेगी। अब हम देखते हैं कि जिल्द कौन कौन से किरदार, कौन कौन से अफ़आल सरअंजाम देती है। जिल्द हमारे जिस्म का दर्जाए हरारत बरकरार रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। लेकिन कैसे? जिल्द में जो फैट सेल्स होते हैं, जिल्द की डर्मिस में यानी अंदरूनी तह में फैट की, चर्बी की एक बारीक तह होती है। डर्मिस, डर्मिस कहते हैं जिल्द की जो अंदरूनी, अंदर वाली तह है। जिल्द की डर्मिस में फैट की यानी चर्बी की बारीक तह जिस्म में हरारत आने जाने के लिए जिल्द को गैर मौसल बना देती है। जिल्द की अंदरूनी तह यानी डर्मिस में मौजूद जो चर्बी की बारीक तह है, वो चर्बी की बारीक तह जिस्म में हरारत आने जाने के लिए जिल्द को गैर मौसल बना देती है। इसका मतलब ये है कि हमारी जिल्द हरारत के अंदर और हरारत के बाहर से अंदर और हरारत के जिस्म के अंदर से बाहर जाने के लिए गैर मौसल हो चुकी होती है, यानी हरारत को गुजरने की इजाज़त नहीं देती जिल्द, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिल्द में एक चर्बी की तह होती है, और चर्बी की तह जिल्द में से हरारत को ना ही अंदर जाने देती है और ना ही बाहर निकलने देती है, जिसकी वजह से हमारी जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रहता है। इसके अलावा हमारी जिल्द से जो बाल निकल रहे होते हैं, इन बालों की बुनियाद पर छोटे छोटे मसल्स मौजूद होते हैं। जब वो बालों की बुनियाद पर मौजूद छोटे छोटे मसल्स सिकुड़ते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जिल्द पर मौजूद बाल खड़े हो जाते हैं। जब हमारी जिल्द पर मौजूद बाल खड़े हो जाते हैं, इस हालत को गूस पंप या थरथराहट की कैफियत कहते हैं। तो थरथराहट की कैफियत में हमारे जिल्द पर मौजूद सारे के सारे बाल खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिल्द पर गर्म हवा की एक गैर मौसल तह या गिलाफ बन जाता है, और वो जिल्द में हमारे जिस्म के अंदर दर्जा हरारत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। गर्म हवा का वो गिलाफ जो जिल्द के ऊपर बालों के दरमियान बनता है, और ये तब होता है जब बाल सारे के सारे खड़े हो जाते हैं, और बाल तब खड़े होते हैं जब बालों के साथ लगे हुए छोटे छोटे मसल्स सिकुड़ते हैं। तो ये हमने देखा कि जिल्द किस तरह से दर्जा हरारत को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा कर रही है। इसके अलावा जिल्द में पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स जिल्द को ठंडा रखते हैं। लेकिन कैसे? जब जिल्द में पसीना पैदा होता है, तो वो पसीना जब इवेपोरेट होता है, वो पसीना इवेपोरेट होते हुए जिल्द की फालतू हीट को जज़ब करके, फालतू हरारत को जज़ब करके
इवेपोरेट होता है, बुखारात में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से जिल्द की फालतू हरारत ख़त्म हो जाती है और जिल्द ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से जिल्द के दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं होता और दर्जा हरारत बरकरार रहता है गर्मियों में। तो इस तरह से जिल्द पर मौजूद जो पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स हैं वो जिल्द के दर्जा हरारत को ज़्यादा नहीं होने देते, जिल्द को ठंडा रखते हैं इवेपोरेशन के ज़रिए। इसके अलावा जिल्द, हम जानते हैं जो जिल्द का पसीना होता है, जो जिल्द से पसीना निकलता है, उस पसीने में पानी और नमकियात के साथ साथ यूरिया और यूरिक एसिड भी होता है। तो जिल्द पसीने के ज़रिए जिस्म से फालतू पानी और नमकियात, यूरिया और यूरिक एसिड भी निकालती है। तो ये हमने जाना कि जिल्द किस तरह से हमारे जिस्म में अपना किरदार अदा कर रही है। अब हम फेफड़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इससे गुज़िश्ता बाब में हमने फेफड़ों का किरदार पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि फेफड़े किस तरह से खून में कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिकाज़ को बरकरार रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिकाज़ को ज़्यादा नहीं होने देते। दरअसल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे जिस्म के सेल्स में सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान पैदा होती है और ये हमारे जिस्म का एक फासिद और बेकार मादा है। अगर इस मादे की, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे जिस्म में ज़्यादा होगी तो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए फेफड़े इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये सेल्स में, ये हमारे जिस्म के सेल्स में सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान पैदा होती है और ये हमारे जिस्म का एक फासिद और बेकार मादा है। तो ये जो सेल में सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू फ्लूइड में निकल आएगी। सेल के इर्द गिर्द जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो पहले तो ये टिश्यू फ्लूइड में आएगी, टिश्यू फ्लूइड से ये कार्बन डाइऑक्साइड खून में जज़ब हो जाएगी और इस खून से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड खून में मौजूद है जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है अगर इसकी मिकदार खून में बहुत ज़्यादा हो गई, तो खून से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े बाहर निकाल लेते हैं। और फेफड़े उस कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से फेफड़े खून में कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिकाज़ को बरकरार और मुस्तकिल रखते हैं, उसकी मिकदार को ज़्यादा नहीं होने देते और इस तरह से वो होम्योस्टेसिस में अपना किरदार अदा करते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने उन ऑर्गन्स के बारे में इल्म हासिल किया जिन ऑर्गन्स का हमारे जिस्म के अंदर होम्योस्टेसिस में बड़ा अहम किरदार है। आज हमने गुर्दे के बारे में भी सीखा, फेफड़ों के बारे में भी जाना और जिल्द के बारे में भी जाना और ये जाना कि किस तरह से हमारे अंदरूनी हालात को मुस्तकिल रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।